मैं उन पत्रकारों को आज चैलेंज देता हूं, दीपक चौरसिया और सुधीर चौधरी को, कि यहाँ पे 34 जानें जा चुकी है। अगर तुम्हारे अंदर देशभक्ति का खून है तो यहाँ पे आओ और किसानों के लिए बात करो। क्या कहना चाहेंगी आप? से भारत को आजाद कराने में सबसे ज्यादा कुर्बानी या तो सरदारों ने दी थी या मुसलमानों ने दी थी, इन चड्डीधारियों ने नहीं दी थी। ये आरएसएस वाले सिर्फ दंगा भड़काने में, और अब भी हमारे बीच में हजारों की तादाद में आरएसएस के नारंगी पिल्ले होंगे जो हमारी मुखबिरी कर रहे हैं और आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अपना जबान खराब करना चाहता हूँ कि इनकी पिछवाड़े का जो चमड़ा है ना, ये अदानी और अंबानी निकाल देंगे। ऐसे ऐसे पकड़ेंगे अमित शाह और मोदी का चमड़ा पीछे का, और ऐसे खींच के बोलेंगे कि बेटा हमने तुमको 5 करोड़ तुम्हारी आरती उतारने के लिए नहीं दिया था, तुमको ये पामर जो काला कानून है ये लाने के लिए दिया था, और तुम लाए और तुम पीछे नहीं हट सके हो। अब भले ठंड में 2 लाख लोग मरे या इंसान की जान जाए या हमारे शहीदों की जान जाए, इनकी अब औकात नहीं है पीछे। तो अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आपने माँ का दूध पिया है तो आप आए इस सिंघू बॉर्डर पे और आप अपनी पत्रकारिता दिखाइए। तब आपको छठी का दूध नहीं याद दिला दिया लोगों ने तो आप मेरा नाम बदल देंगे। मेरा नाम वसीम अख्तर है और मैं पिछले 12 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूं, लेकिन जो मीडिया का और जर्नलिज्म का स्तर है, जितना स्टैंडर्ड घट गया है, शायद इससे पहले ऐसी परिस्थिति कभी नहीं थी। बहुत अफसोस लगता है जब पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा हो और टेलीविजन न्यूज़ चैनल पे ये बताया जा रहा है ये खालिस्तानी है, ये पाकिस्तानी है, ये उनके समर्थन में है या नहीं, ये उनके विपक्ष में है कि नहीं। लेकिन जब आप इस आंदोलन का भाग लेते हैं, इस आंदोलन में आते हैं, तब यहाँ की सच्चाई आपको पता चलती है कि कितने कठिन तरीके से लोग यहाँ पे अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहाँ पे जो आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से 34 लोग शहीद हो चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त तौसीफ रहमानी साहब हैं जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल से यहाँ पे किसान के आंदोलन में अपना समर्थन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले ये बताइए, शाम को प्राइम टाइम शुरू होगा, अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, उसके बाद अर्नब गोस्वामी, ये यही बताएंगे कि यहाँ पे आज बिस्किट किसकी तरफ से आया था, यहाँ पे आज फंड कहाँ से, कनाडा से आया या अमेरिका से आया। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं देश के लोगों को गुमराह किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ के जो लोग अपने जान दिए थे उन शहीदों को मेरी श्रद्धांजलि, और मैं हाथ जोड़ के सबको नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना जान खो दिया। जैसे कि आपने मीडिया के ऊपर डिपेंड बात किया, मैं मीडिया के बारे में कहना चाहता हूं कि प्राइम टाइम में मैं भी रहूंगा आज रिपब्लिक में, अंजना भी रहेंगी, वो 7:30 बजे रहेंगी, मैं शायद 9 बजे रहूंगा। उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया था लास्ट वीक कि आप जो फार्मर प्रोटेस्ट को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, आप कब गए? मैंने कहा क्या मैं जाके वहां पर सेल्फी उठाऊंगा? मेरा तो ये भी वो नहीं है कि मैं जाऊं और सेल्फी उठाऊं। खैर, फोटो उठाने वाली बात अलग थी। अब आपने पूछा गोदी मीडिया के बारे में। देखिए, जिनकी फंडिंग खुद की एक ऐसी गवर्नमेंट से आए जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ये गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट है, एक वाहिद गवर्नमेंट मतलब किसको बोलते हैं, उर्दू वाला वर्ड है वाहिद गवर्नमेंट, किसको कहते हैं, जो एक तरफा गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, जिसका नेशनल ब्रॉडकास्ट फेडरेशन का चेयरमैन ही उस गोदी मीडिया से बिलोंग करे। जो मीडिया पूरी खरीद लिया जाए भाजपा गवर्नमेंट के साथ, आप उससे किस प्राइम टाइम की उम्मीद कर रहे हैं? ये लोग वो हैं कि अगर मुसलमान का आंदोलन देखें, अगर वो कश्मीरी का आंदोलन है तो मिलिटेंट, मुसलमान का आंदोलन है तो तालिबानी, सरदारों का अगर आंदोलन है तो खालिस्तानी। तो हमको आप ये बताइए कि आज सिंघू बॉर्डर में जो ये लाखों की तादाद है, ये जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वहाँ बैठे हैं, मेरी माँ बहनें वहाँ बैठी हैं, इनको आप क्या कहेंगे? ये कहाँ की हैं? क्या वो उस पार की हैं, इस पार की, क्या हिंदुस्तानी है, खालिस्तान है कौन? ये मेरा सवाल आपके माध्यम से है, आपके व्यूवर से जो आपको देखते हैं, लाखों करोड़ों व्यूवर जो आपको देखते हैं, मेरा सवाल उनसे है कि क्या मजाक बना लिया है हमको? मेरे पीछे जो ये इतने बुजुर्ग खड़े हैं, मेरे पीछे बुजुर्ग खड़े हैं, मेरे आगे बुजुर्ग खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, माँ बाप खड़े, ये मुझे क्या कहना चाह रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी नहीं हैं क्या? हम आतंकवादी हैं क्या? आप ऐसे तख्ते से लड़ चुके हैं कि जो आपके पेट में अनाज देता है। आप कॉरपोरेट के ऊपर अटैक किए, हम चुप थे। आपने मीडिया के ऊपर अटैक किया, हम चुप थे।
अब आपने किसानों के ऊपर अटैक किया है। वो किसान जो हमारे पेट में अनाज देता है, आप वही किसान को पेट में लात मार रहे हैं। ऐसा गवर्नमेंट के ऊपर लानत भेजनी चाहिए और इसका इंसाफ भगवान करेगा, मगर उससे पहले इनका इंसाफ सिंघू बॉर्डर में बैठे लोग करेंगे। आप मेरा यकीन माने, ये जो आंदोलन है ये घुटने टेकने वाली आंदोलन है, ये इतने आसान से जाया नहीं जाएगा। जी, सवाल ये पैदा होता है कि जहां पे इतनी महंगाई है देश में और किसान जो है अपना दाम लेने के लिए, एमएसपी लेने के लिए पूरे देश से लड़ाई लड़ रहे हैं, हर बॉर्डर पे बैठे हुए हैं इस कड़कड़ाती ठंड में, वहीं रिपब्लिक चैनल का मालिक कहता है कि हम अपने चैनल को इंटरनेशनली फैलाएंगे और हम चैलेंज देते हैं, वो चैलेंज देते हैं किसी सरकार को कि वो 16 महीने के अंदर पूरे देश में नया चैनल खोलेंगे। तो इस महंगाई में किनकी तरक्की हो रही है, ये चैनल कहां से खुलेगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं एमन रिजवी जी। तो ये तो अगर आप देखें सारा की सारी सरकार की इनायत है, जितने भी चैनल हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का चौथा स्तंभ होते हैं जमहूरियत का, ये चैनल हमारे लिए काम नहीं कर रहे, सरकार के लिए काम कर रहे हैं। इनका सारा दिमाग यही रहता है कि भाई किसी तरह रूल्स एंड डिवाइड करें और इनको इसी बात के लिए पेमेंट मिलती है कि तुम भारत में अराजकता फैलाते रहो, हमारे गल्ले खजाने तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। यानी सरकार इनको खुली फंडिंग दे रही है। एक चैनल स्टैंड करने के लिए नियर अबाउट 90 करोड़ की जरूरत पड़ती है। तो कहां से आ रहा है? वो हमारा खून चूस के सरकार इन चैनल वालों को दे रही है ताकि भारत को सिर्फ ये दिखाया जा सके कि भारत में सब चंगा सी है। ये स्ट्रीम चैनल को दुनिया देखती है, लेकिन ये नहीं देख रहे कि अंधो अकल के अंधो यूट्यूबर भी अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। अब दुनिया यूट्यूबर को देख रही है और वो देख रही है कि सिंघू बॉर्डर पर जहां जहां किसान बैठा है ये खालिस्तानी, पाकिस्तानी, कैनेडियन नहीं है, ये भारत का किसान है। और एक दफा अगर इनकी बात मान ली, ये कह रहे हैं पाकिस्तानी है, तो सवाल ये बनता है कि तुम कैसी सरकार चला रहे हो, तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोया पड़ा है, तुम्हारी कहाँ सारी इंटेलिजेंस सोई पड़ी है कि भारत में वो लोग एंट्री कर गए। मतलब अगर हम चुपचाप रहते तो हम भारतीय होते हैं, ये हमारे पे जुल्म करते हैं, हम चुपचाप सहते रहे, हम भारतीय हैं। जैसे ही हमने आप तो पाकिस्तानी हैं, ये तो बता दिया है। एनआरसी के टाइम में जब आप सपोर्ट कर रही थे तब से तो आप पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तान से आपका कनेक्शन है ना। तो इनके भौंकने से क्या होता है? तो भौंकने वाले कुत्ते हैं, भौंकते हैं। अगर आप पाकिस्तान का भी लिंक निकाल कर देख रहे हैं, टाइम मैगजीन ने शाहीन बाग की दादी को दुनिया की सभी प्रतिभाशाली लिस्ट में रखा और उसी लिस्ट में मोदी जी भी थे। तो मोदी जी अवार्ड वापस कर आते ना, अमेरिका पे केस ठोकते कि आतंकवादी औरत को उन्होंने प्रतिभाशाली लिस्ट में कैसे शामिल करा। तो ये तो जाहिल लोग हैं, इनकी बात का और गधे की लात का भरोसा मत करिए। जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता तो किसी को पाकिस्तानी, किसी को खालिस्तानी, किसी को कैनेडियन, किसी को ये चाइनीज बता देते हैं। तो इनको नहीं पता, ये सारे के सारे जो बैठे हुए हैं ये भारतवासी हैं, ये हिंदू मुस्लिम सरदार सारे के सारे भारतीय हैं, हम भी भारतीय हैं। तो इनके कहने से हमारी नागरिकता पर चवन्नी की आंच नहीं आएगी। हम फ्रीडम फाइटर के खानदान से हैं। भारत को आज़ाद कराने में सबसे ज़्यादा कुर्बानी या तो सरदारों ने दी थी या मुसलमानों ने दी थी, इन चड्डीधारियों ने नहीं दी थी। ये आरएसएस वाले सिर्फ दंगा भड़काने में, और अब भी हमारे बीच में हजारों की तादाद में आरएसएस के नारंगी पिल्ले होंगे जो हमारी मुखबिरी कर रहे हैं और आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, कई बार कोशिश किया गया है यहाँ पे बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग घुस करके कहीं ना कहीं इस आंदोलन को खराब करने की कोशिश की गई थी। मैं एक मैसेज दर्शकों तक पहुँचाना चाहूँगा कि मेरे पास करोड़ों रुपए नहीं है कि मैं ये 3 कैंप सेटअप लगा करके यहाँ पे प्राइम टाइम करके डिबेट करूँ और लोगों में हिंसा भड़काऊँ और लोगों को आक्रोश दूँ कि वो इस आंदोलन के बारे में गलत बोले। एक सच्चाई मैं आपको सामने दिखाना चाहूँगा। ये देखिए मंच है जहाँ पे सिंघू बॉर्डर पे जब लोग आते हैं तो यहाँ से अपनी अपनी बातें कहते हैं। आपको कहीं पे भी यहाँ पे स्ट्रीम मीडिया का ट्राइपॉड या कैमरामैन दिख रहा है, उसका सवाल का जवाब मिलेगा? बिल्कुल नहीं। तो मैं उन यूट्यूबर्स को सलाम करता हूँ, उनके जज्बे को सलाम करता हूँ कि सरकार के नाक में दम कर दिया है। आप देख रहे होंगे कि डिजिटल मीडिया का जो रेवोल्यूशन है वो कहाँ तक पहुँच गया है। तभी सरकार बौखलाई हुई है। कल जिस तरीके से संजय सिंह पार्लियामेंट में विरोध कर रहे थे, नरेंद्र मोदी वहां से गुजर गए, उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि 34 किसान जो हैं उनकी मृत्यु हो गई है। क्या कहना चाहेंगे रहमानी जी? देखिए, मैं फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे एक बार और इसमें रोशनी डालना चाहता हूं। जो आपका जो सवाल है कि सेंट्रल हॉल से जब हमारा प्रधानमंत्री, आपका और हमारा प्रधानमंत्री जब वहां से गुजर रहा था तो हमारे और आपके ही 2 MP, अभी आप छोड़ दीजिए किस पार्टी से हैं वो, हमारे और आपके ही 2 MP एमएसपी को लेकर प्लाकार्ड लेकर खड़े थे।
उनको टाइम नहीं है। फिलहाल तो अभी वो रविंद्रनाथ टैगोर का लुक दे रहे हैं बंगाल इलेक्शन के लिए। उनको टाइम ही नहीं मिला कि वो अपने 2 MP को देखें, वो क्या कहना चाहते हैं, वो सेंट्रल हॉल में क्यों आए थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आंदोलन जो इतना बड़ा शानदार आंदोलन हो रहा है पूरे भारतवर्ष में, कनाडा से लेकर लंदन तक पहुंच गया है, ये इनको अभी लेने में बहुत मुश्किल आएंगी, प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, मगर प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मैं स्टेज में भी कह रहा था, अदानी और अंबानी के पास 44 कंपनी है। कौन सी स्टील की कंपनी नहीं है, उनके पास एग्रो कल्चर की 40 कंपनी, अदानी के पास 40, अंबानी के पास 40, दोनों मिला के 80 कंपनी। मतलब ये प्लानिंग जो है अभी से नहीं बल्कि कई साल पहले से की गई है। और एक कंपनी 500 करोड़ की ISO सर्टिफाइड कंपनी है जो खेती बाड़ी और किसानों को लेके आगे बढ़ेगी। मगर आगे कौन बढ़ेगा? अंबानी और अदानी बढ़ेगी। अब जो ये काला कानून इनके पास आया है MSP को फिक्स रेट देने के लिए, ये दे ही नहीं सकते। अगर ये दे देंगे तो मैं अपना जबान खराब करना चाहता हूं कि इनकी पिछवाड़े का जो चमड़ा है ना, ये अदानी और अंबानी निकाल देंगे। ऐसे ऐसे पकड़ेंगे अमित शाह और मोदी का चमड़ा पीछे का, और ऐसे खींच के बोलेंगे कि बेटा हमने तुमको 5 करोड़ तुम्हारे आरती उतारने के लिए नहीं दिया था, तुमको ये फार्मर जो काला कानून है ये लाने के लिए दिया था, और तुम लाए हो, अब तुम पीछे नहीं हट सके हो। अब भले ठंड में 2 लाख लोग मरे, या इंसान की जान जाए, या हमारे शहीदों की जान जाए, इनकी अब औकात नहीं है पीछे हटने की। मगर संविधान एक बहुत बड़ी चीज है, ये चाहे या ना चाहे ये अमेंडमेंट, और इनको तो घुटना टेकना ही पड़ेगा, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, ये हिंदुस्तान हमारा है। और आप जब सिख और मुसलमान को आतंकवादी कहते हैं ना, तो मैं आपको आपके माध्यम से कैमरा में बताना चाहता हूं, ये 2 कौम ऐसी है कि दिन में 5 दफा अपने धरती को चुनती है और मरने के वक्त भी धरती में ही समी जाती है। ये 2 कौम ऐसी है। तो आप हमें आतंकवादी मत कहिएगा, जो बोले सोनियाल। तो आप देख सकते हैं कि जो आंदोलनकारी है यहाँ पे, उनके मंसूबे साफ साफ हैं। सरकार को बता देना चाहते हैं, अभी 34 जाने गई हैं, 34,000 भी गई ना तो वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन एक वाकया मुझे याद आता है कि जब शाहीन बाग में NRC का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो 2 देशभक्त पत्रकार जिनका नाम है सुधीर चौधरी और दीपक चौरसिया, किस तरीके से जा करके दंगे को भड़काया था, लोगों के सेंटिमेंट्स को भड़काया था, और कहा कि ये जो फंडिंग आ रही है वो PFI की फंडिंग आ रही है। लेकिन जब जांच हुई तो PFI को भी क्लियरेंस मिल गया वहां पे, और साफ साफ ये कहा गया है कि यहाँ पे जो पत्रकार आ रहे हैं उनको सही तरीके से जांच की जाए, ताकि इस तरह के लोगों को भड़काया ना जाए। मैं उन पत्रकारों को आज चैलेंज देता हूं, दीपक चौरसिया और सुधीर चौधरी को, कि यहाँ पे 34 जाने जा चुकी है। अगर तुम्हारे अंदर देशभक्ति का खून है तो यहाँ पे आओ और किसानों के लिए बात करो। क्या कहना चाहेंगी आप? तो ये तो ईमान फरोश हैं, ये तो सारे के सारे इनके मुजरे बीजेपी के अंगना में चलते हैं। जैसे शाहीन बाग में भी इन्होंने तांडव मचाया था, हमें मारा हमें मारा। आपने तब भी देखा होगा शाहीन बाग पर जब ये आए थे, लाखों की तादाद में लोग थे। एक रैप्टा भी मारते ना तो इनका स्टिकर बन जाता, इतने लोग थे। तो ये झूठ बोलते हैं, यहाँ तो इनकी औकात नहीं है, क्योंकि इनको तो मुसलमानों से तो इनको लगता है कि कैसे भी मुसलमानों को ये हरेस कर देंगे, दबा देंगे। लेकिन ये सरदार भाई हैं, ये दबने वाले नहीं हैं, ये बड़े पावरफुल लोग हैं। ये इतने ताकतवर हैं कि इन पे आप जुल्म नहीं कर सकते। मुसलमान तो 70 कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक भी भारत में दलितों से ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। कुछ भी बोलता है NSA, पता नहीं कौन कौन सी आप दिफाएं लगा देते हैं, UAPA। तो ये सरदार भाई हैं जो मेरे भारत के अन्नदाता हैं। और रोटी का जैसे कोई मजहब नहीं होता, इसी तरह मेरे किसान का कोई मजहब नहीं होता। हम पुकार रहे हैं, इसलिए मीडिया तुम्हें पुकार रहा है किसान, ये यहाँ के पंजाब के किसान पुकार रहे हैं। अगर अपनी माँ की औलाद हो, एक बाप की औलाद हो, आओ स्टेज पर आकर अपना कैमरा गाड़ कर दिखाओ, यहाँ से करो ना रिपोर्टिंग, हम भी देखेंगे कितना तुम्हारे में दम है। आओ, हम पुकार रहे हैं। बिल्कुल, और हम भी यही कहना चाहेंगे कि देखिए, थोड़ा सा तो इंसानियत अपने अंदर जगाइए, थोड़ा तो अपने पत्रकारिता को समझाइए कि हम पत्रकारिता किस लिए कर रहे हैं। आखिर देश का ख्याल है या नहीं है उन्हें। और अगर आप देश के भक्त हैं, इस देश से प्यार करते हैं और इस खबर को देख रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को पहुंचाइए, ताकि जो देशभक्त पत्रकार प्राइम टाइम में 9 बजे अपने स्टूडियो के अंदर जब बैठते हैं ना, तो उनका ज़मीर जगे कि लोग ठंडे में भी जा करके एक छोटे से मोबाइल के अंदर YouTube चैनल चला सकते हैं और ये खबर देश और दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे कि आप बंगाल जा रहे हैं, क्या यादें लेकर के जाएंगे? आप देख रहे हैं ना यहाँ की ठंड, कलकत्ता में इतनी ठंड नहीं पड़ती है।
बिल्कुल नहीं। देखिए, एक तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ और मैं अपने आप को बहुत आभारी समझ रहा हूँ कि इस पवित्र मंच में आज मुझे परमिशन दिया गया, अलाउ दिया गया। मेरी बहन ऐमन रिजवी दिल्ली से मुझे बुलाकर यहाँ लेकर आई। बहुत इमोशनल लगा मुझे आज, मेरा मतलब सेंटिमेंट जुड़ी हुई थी कि इतने लोगों ने जहाँ जान दे दिया, आज मैं उसी स्टेज में खड़े होके कुछ लफ्ज़ बिता रहा था। मगर जब जर्नलिज्म की आप बात कर रहे थे दोस्त, मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है जर्नलिज्म के बारे में, हमारा पिलर है जर्नलिज्म, मीडिया। मुझे आप सिर्फ एक सवाल करिए, जवाब दीजिएगा, आप ही जवाब दीजिएगा और लोग जवाब देंगे कि मैं जब परसों के प्राइम टाइम में बैठा हुआ था, मुझसे हिसाब लिया जा रहा था, चैनल का नाम नहीं लूंगा, कि आप मुझे बताइए यहाँ पे लोग इतना खाना पीना कैसे खा रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से, आपके व्यूअर्स से, सारे लोग से एक सवाल है कि जो पत्रकार, एक पत्रकार के बारे में बोल रहा हूँ, जो पत्रकार की सैलरी महीने की 2.5 से 3 लाख की थी, वो पत्रकार 3 साल में 2 बड़े बड़े चैनल पूरे देश और विदेश में कैसे खोल लिया। नेशनल ब्रॉडकास्ट फेडरेशन के हिसाब से डिपॉजिट लगती है, जैसे मेरी बहन भी कह रही थी, डिपॉजिट लगता है 50 से 100 करोड़ रुपया। सिर्फ डिपॉजिट लगता है, चैनल चलाने का पैसा नहीं है। डिपॉजिट लगता है 50 से 100 करोड़ रुपया। वो 200 करोड़ रुपया ये पर्टिकुलर चैनल के पास कहां से आया। दूसरा, अगर पैसा आया तो आप मुझे अकाउंटेबिलिटी बताइएगा, क्योंकि बैंक लोन लिटरली मीडिया को नहीं मिलता है। तो ये 200 करोड़ आपके पास कहां से आया और आप कैसे चला रहे हैं, और इन 3 साल में आपका टीआरपी ऊपर स्तंभ में कैसे गया, और आपके ही सीईओ को अभी अभी गिरफ्तार किया गया। मेरा इशारा बिल्कुल सही, आप समझ सकते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। बिल्कुल, रिपब्लिक चैनल के बारे में आप बोल रहे हैं, अर्नब गोस्वामी के बारे में बोल रहे हैं। कोट में बोल रहा हूं, मैं कोट अनकोट बोल रहा हूं, दिल चलता है। और मैं अर्नब गोस्वामी को भी चैलेंज देता हूं कि अगर आपने माँ का दूध पिया है, सॉरी, इस तरह का जर्नलिज्म नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी ना कभी आपको बैरिकेड तोड़ करके आगे आना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं जहां पे खड़ा हूं वहां पे खड़ा होना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। आप मुंबई जैसे स्टूडियो में, जहां का टेम्परेचर बहुत ही लो होता है, वहां पे आपको समझ में नहीं आएगी कि कितनी ठंड है। तो अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आपने माँ का दूध पिया है तो आप आए इस सिंघू बॉर्डर पे और आप अपनी पत्रकारिता दिखाइए। तब आपको छठी का दूध नहीं याद दिला दिया लोगों ने तो आप मेरा नाम बदल देंगे। मेरा नाम वसीम अख्तर है और मैं पिछले 12 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूं, लेकिन जो मीडिया का और जर्नलिज्म का स्तर है, जितना स्टैंडर्ड घट गया है, शायद इससे पहले ऐसी परिस्थिति कभी नहीं थी।